घर पहुंचते पहुंचते रात गहरा चुकी थी। कार रुकते ही वान्या नींद में ही अर्जुन की छाती से और सट गई और उसकी सांसें धीमी मासूम। अर्जुन ने बड़े स्नेह से अपनी बाहों में संभाला और बिना कुछ बोले कमरे की ओर चल पड़ा। बरसा उसके पीछे पीछे थी। हर कदम ऐसा जैसे दिल पर रखा भारी पत्थर। कमरे में पहुंचकर अर्जुन ने वान्या को बहुत प्यार से बिस्तर पर लिटाया, उसके बाल सहलाकर उसकी स्लीपी आंखों को चूमा, फिर बरसा की ओर मुड़ा। वर्षा स्थिर खड़ी थी, डर और बेचैनी की मूरत। अर्जुन उसके बिल्कुल सामने आकर रुका। आंखें बहुत शांत थी लेकिन आवाज बेहद गहरी। तुम जानती हो मुझे बच्चे कितने पसंद है। वर्षा का दिल धड़कना भूल गया। और एक समय था जब हमारा भी एक सपना था वर्षा। उसकी आवाज भर्राई नहीं पर हड्डियों तक उतर गई। मैं, तुम और हमारा बच्चा। वर्षा की आंखें अनायास भर आईं, पर वह कुछ कह नहीं सकी। अर्जुन बोलता गया धीरे, पर हर शब्द जैसे सीधा उसके दिल में उतर रहा था। लेकिन तुमने सब कुछ ठुकरा दिया, बिना कुछ कहे, बिना एक पल रुके चली गई। वर्षा का गला कस गया। उसे याद आया वह दिन, वह वादा, सब कुछ। अर्जुन ने वान्या की तरफ देखा, उस मासूम के चेहरे की ओर जिसमें उसे खुद की झलक साफ दिखाई देने लगी थी। और फिर बोला, अगर उस वक्त सब सही होता ना, तो आज हम भी ऐसे ही होते वर्षा। उसने वान्या की ओर इशारा किया। हम और हमारा बच्चा, कहते कहते उसकी आवाज़ रुक गई। कुछ पलों के लिए कमरा बिल्कुल खामोश हो गया। फिर उसने एक गहरी सांस ली और सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूँ कि वान्या तुम्हारी बेटी है। वर्षा का दिल जैसे सीने में टूट कर गिरा। अर्जुन धीरे से आगे बढ़ा, मतलब वह मेरी भी बेटी हुई। वर्षा की आंखों में आंसू छलक पड़े, लेकिन अर्जुन आज पीछे हटने वाला नहीं था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यह सच मुझे जल्दी बताओगी कि वान्या का बाप कौन है। कमरे का सन्नाटा चुभने लगा। वर्षा ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द ही नहीं निकले। अर्जुन ने उससे नजरें हटाई, शायद इसलिए क्योंकि अगर वह एक सेकंड और उसे देखता तो उसका क्रोध, उसका दर्द सब टूट जाता। वह बस इतना बोला, तैयार रहना वर्षा, अब मैं सबसे पीछे नहीं हटूंगा। और वह जाकर वान्या के पास लेट गया। वर्षा स्तब्ध खड़ी रही, सांसें टूटती हुई। कुछ देर बाद उसने भी धीरे धीरे लेटकर दूर से अर्जुन और वान्या को देखा। वान्या अर्जुन से चिपकी थी, जैसे उसे दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षा उसी में मिलती हो। और अर्जुन उसके सिर पर हाथ रखे अधूरी नींद में भी उसे बचा रहा था। वर्षा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने खुद से फुसफुसाया, मैं कैसे बताऊं कि वह सच में तुम्हारी बेटी है। उसका दिल कांप रहा था। अगर मैं ये सच बताऊंगी तो मुझे अपने अतीत का वो जख्म, वो काला सच तुम्हें बताना होगा। उसने आंखें भीज लीं, दिल टूट रहा था, सांसें फंस रही थी। और मैं नहीं चाहती अर्जुन कि तुम मेरे अतीत की गंदगी जानो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरफ उसी नज़र से देखो जिससे मैं खुद को रोज देखती हूँ। वर्षा की रूह कांप उठी। मैं ये सच तुम्हारे सामने कभी नहीं आने दूंगी। कमरा अंधेरे में डूबा था, पर उनके दिलों में जो तूफान था वह बहुत ज्यादा तेज था। वान्या के आने से पिछले कुछ दिनों का सारा दर्द जैसे गायब हो गया था। अर्जुन, वर्षा और वान्या तीनों एक दूसरे में इतने खो गए थे कि ऐसा लग रहा था जैसे वो हमेशा से एक परफेक्ट फैमिली हो। अर्जुन काम से आते ही वान्या को गोद में उठा लेता। वर्षा दूर खड़ी देखती रहती। उसकी आंखों में नमी भी होती, डर भी, और एक गहरी पहचानी सी कसक भी। तीनों की हंसी उस घर में गूंज रही थी, जैसे खुशियों ने फिर से वापसी कर ली हो। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान चुपचाप उनका पीछा कर रहा है। वो एक नाम जिसे शायद उन्होंने सोचकर भी नहीं याद किया था, राजवीर। दूसरी तरफ राजवीर एक अंधेरी ठंडी ऑफिस रूम में राजवीर अकेला बैठा था। राजवीर उस फोटो को घूरता रहा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर झुंझलाहट से भरी मुस्कान फैल गई। वो बुदबुदाया, तो ये सब यही वजह है। उसने अगले ही पल फोटो को हाथ में उठाया और जोर से टेबल पर दे मारा। अर्जुन, तुम मुझे जान ही नहीं पाए। उसकी आवाज़ धीमी थी पर जहर से भरी हुई। तुम सोचते हो कि तुम मुझे रोक लोगे? मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं मैंने, मुझे खुद गिनती नहीं। फिर वह हल्का सा हंसा, एक डरावनी खतरनाक हंसी। और अब तुम मुझे बर्बाद करोगे। वह फोटो को फिर उठाता है। वह तस्वीर थी अर्जुन, वर्षा और छोटी सी वान्या की। राजवीर हल्की उंगलियों से वर्षा का चेहरा छूता है। देखता हूँ अर्जुन, कब तक ये खेल खेल पाते हो। उसकी आंखों में चमक आई, वही चमक जो तूफान आने से पहले आसमान में दिखती है। कमरे में सन्नाटा था, पर हवा बता रही थी कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। शाम होने को थी। मिस्टर मित्तल ने अर्जुन को
अपने गेस्ट हाउस में फैमिली के साथ आने का न्योता दिया था। अर्जुन अकेले जाने ही वाला था कि तभी बान्या रोने लगी। उसकी मासूम जिद। अर्जुन मुस्कुराया, फिर मजबूर हो गया। ठीक है, चलो तीनों साथ चलते हैं। बरसा ने बान्या को गोद में लिया और तीनों घर से निकल पड़े। गेस्ट हाउस पर गाड़ी एक बड़े गेट के सामने रुकी। अंदर का गार्डन बिल्कुल खाली था। न लाइट्स, न म्यूजिक, बस अजीब सी खामोशी। बरसा उलझन में चारों तरफ देखने लगी। अर्जुन, यहाँ तो कोई नहीं है। क्या सच में पार्टी यहीं है? हम सही जगह आए हैं ना? अर्जुन ने चारों तरफ देखा, पक्का पता चेक किया। यही एड्रेस दिया है बरसा। रुको, मैं मिस्टर मित्तल को कॉल करता हूँ। वह फोन निकाल ही रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज गूंजी। सही पते पर ही आए हो मिस्टर अर्जुन। अर्जुन धीरे से मुड़ा। वर्षा का दिल जैसे एकदम रुक गया। खून जम जाने वाली ठंड उसके शरीर में दौड़ गई। सामने राजवीर खड़ा था, पहले से भी ज्यादा खतरनाक। आंखों में घुली हुई नफरत, होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। वह बहुत धीमे मगर भारी कदमों से उनकी ओर बढ़ा। वर्षा की सांसें तेज हो गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे वही रात याद आने लगी। वही चीखें, वही अंधेरा, वही डर। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। राजवीर आगे बढ़कर उनके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर वही घमंडी जहरीली मुस्कान थी। कैसे हो अर्जुन? वह धीमे से बोला। फिर उसकी नजर वर्षा पर पड़ी। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। तो यह है तुम्हारी सीक्रेट भाई वर्षा? ओह सॉरी सॉरी। अनु शर्मा, द ग्रेट बिजनेस फाइनेंसर विशाल शर्मा की इकलौती बेटी। अर्जुन चुप। उसकी आंखें सिर्फ राजवीर पर टिकी थी। राजवीर ने फिर वर्षा को घूरते हुए कहा, कैसी हो? याद हूँ मैं। वैसे तुम्हारा रिएक्शन देखकर ही समझ आ रहा है कि तुम मुझे आज तक भूली नहीं हो। फिर उसने धीमे से सिर झुकाकर होठों पर जहरीली मुस्कान लाकर कहा, और सच कहूँ, हमने भी वो रात नहीं भूली। वो तो हमारे लिए भी बहुत हसीन थी। कहते ही उसने बेहूदे अंदाज में आंख मारी। वर्षा की सांसें अटक गईं। उसने आंखें बंद कर लीं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसी पल अर्जुन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। दूर रहो उससे। राजवीर हंस पड़ा। चिल बिरो। उसने तुम्हें नहीं बताया कि हम कौन है, इसलिए ना इतना तमाशा कर रहे हो। रमन और राजेश को स्कैम में फंसाया, जेल भेजा। वर्षा की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत अर्जुन की तरफ देखा। उसकी सांसें रुक गईं। राजवीर को यह बात कैसे पता थी? अर्जुन ने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो राजवीर। राजवीर ने कंधे उचकाए। तो क्या ये सब वर्षा कर रही है, या तुम्हें लगता है ये खुद को बहुत स्मार्ट समझती है? उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान थी। वर्षा उसे घूर रही थी। डर और हैरानी से उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राजवीर कितनी बातें जानता है और अर्जुन उससे क्या छुपा रहा है। तभी राजवीर ने ताली बजाई। उसके लोगों ने जैन और काव्या को घसीटते हुए सामने फेंक दिया। दोनों बुरी तरह घायल थे। चेहरे, हाथ, कपड़े, हर जगह चोटें। अर्जुन और वर्षा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वर्षा का दिल फट गया। हे भगवान, कितना मारा है इन लोगों ने। काव्या ने टूटी आवाज में अर्जुन की तरफ देखा। सॉरी सर। जैसे माफी नहीं, एक आखिरी सांस मांग रही हो। अर्जुन के चेहरे की नसें तन गईं। उसकी मुट्ठियां कांप रही थीं। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसकी सांसें भारी, मुट्ठियां कांपती हुई। लगता था अभी किसी को फाड़ डालने वाला है। लेकिन तभी एक और झटका। फार्म हाउस के बड़े गेट से दो परछाइयां एक साथ अंदर आती हैं। रमन और राजेश, 3 पीस सूट में, घमंड, ताकत और गंदे पैसे की बदबू लिए। दोनों चलते नहीं थे, शिकारियों की तरह बढ़ रहे थे। राजेश ने आते ही रमन की तरफ देखकर एक हल्की मुस्कान फेंकी। रमन ने भी वही मुस्कान लौटाई। दोनों अर्जुन के सामने आकर राजवीर के साथ खड़े हो गए। अर्जुन और वर्षा का चेहरा सफेद पड़ गया, मानो किसी ने उनकी रूह निचोड़ ली हो। राजवीर ने हाथ फैलाते हुए कहा, शॉक्ड हो? ये कैसे बाहर आ गए? यही तो मेरा कमाल है। उसने घमंडी हंसी हंसी। मैंने पूरे केस की दिशा ही पलट दी। अब रमन और राजेश पर लगा हर एक आरोप गिर चुका है। वह धीरे धीरे काव्या के पास गया, जो अभी भी जमीन पर तड़प रही थी। उसने काव्या के बाल पकड़कर खींचा और उसे जोर से जमीन से उठाया। काव्या चीखी, लेकिन राजवीर मुस्कुरा दिया। यही थी ना जिसने रमन के खिलाफ सबूत जुटाए। इसे रमन तक पहुंचाने वाला कौन था? उसका पीए। मैंने वही पीए को फंसाया। उससे खुद अपने मुंह से कबूल करवाया कि सब उसने किया था। राजवीर ने उंगली हिलाते हुए कहा, और वो लड़कियां जिन्होंने केस दर्ज किया था। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई।
बैकग्राउंड विजुअल। उसकी धमकी से डरी हुई लड़कियां, उनके परिवार पर दबाव, घरों पर नकाबपोश गुंडों का धावा, फोन पर धमकी, केस वापस लो नहीं तो लाश उठेगी। सबने केस वापस ले लिया था। राजवीर ने ठंडी सांस भरी। टाइम लगता है पर काम मेरा पक्का होता है। फिर उसने अर्जुन की तरफ देखा। तुमने नवीन को छुपा कर रखा था ना? ढूंढ लिया मैंने। वो बेचारा तो राजेश के लिए जान भी दे सकता है। तो वो खुद चलकर पुलिस में सरेंडर हो गया। अर्जुन की सांसें रुक गईं। राजवीर ने अचानक अपने आदमियों से बंदूक छीनी और माथा सिकोड़कर बोला, बहुत हो गया नाटक। अगले ही पर धड़ 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 दो गोलियों की आवाज गूंजी। काव्या और जयंत अर्जुन और वर्षा के सामने जमीन पर गिर पड़े। वर्षा चीखी, नहीं। वान्या जोर जोर से रोने लगी। उसकी चीख ने हवा चीर दी। अर्जुन ने तुरंत वान्या को सीने से लगाया। उसके कान ढकते हुए बोला, आंखें बंद कर लो, कुछ मत देखो बेटा। उसकी आवाज कांप रही थी, पर मैं वान्या को कसकर पकड़े था। वर्षा कांपती हुई खड़ी थी। उसके पैरों में जान नहीं थी। उसकी आंखों के सामने सब घूम रहा था। खून, चीखें, अंधेरा और वह रात जो उसने कभी सोचा था फिर नहीं लौटेगी, पर अब सब वापस सामने था। राजेश ने झटके से वान्या को अर्जुन की बाहों से छीन लिया। वान्या दहाड़े मारकर रोने लगी। उसकी छोटी सी उंगलियां हवा में अर्जुन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उधर राजवीर ने एक झटके में वर्षा का हाथ मरोड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वर्षा दर्द से करा उठी। उसका चेहरा राजेश की ओर था और राजवीर उसकी गर्दन के पास झुककर अर्जुन को घूर रहा था। अर्जुन तिलमिला उठा और आगे बढ़ा, लेकिन तभी टक, राजेश ने बंदूक सीधे अर्जुन की छाती पर टिका दी। वान्या उसकी बाहों में मचली, डरी टूटी रोती हुई मम्मा मम्मा की आवाज उसके गले से फूट रही थी। वर्षा की आंखें आंसुओं से धुंधली थीं। उसके होंठ कांप रहे थे। उसकी सांसें बिखर चुकी थी। राजवीर ने अपना अंगूठा वर्षा के गाल पर दबाया, इतना कसकर कि उसकी त्वचा लाल पड़ गई। उसने फुसफुसाकर कहा, क्या हुआ डार्लिंग? अभी तक पूरी सच्चाई नहीं बताई उसे? या फिर इसका प्यार इतना मीठा है कि सब छिपा लेती हो? वर्षा कांप उठी। एक पल को वह अपनी ही परछाई खो बैठी थी। राजेश ने वान्या को घूरा, फिर एक गंदी हंसी के साथ बोला, देखो तो सही, ये बच्ची किस पर गई है? हाँ। वह अर्जुन को देखकर हंसा। तुझे सच में लगता है तेरी बेटी है अर्जुन? वर्षा की सांस रुक गई। उसने डर से अर्जुन की तरफ देखा। राजेश ने ठंडी आवाज में कहा, यह बच्ची हम तीनों में से किसी की भी हो सकती है। वर्षा का दिल टूटकर बिखर गया। उसकी रगों में बर्फ घुलने लगी। रमन आगे बढ़ा। उसकी आवाज में जहर था। नहीं नहीं राजेश, यह सच अर्जुन को मालूम है, लेकिन क्या कर सकते हैं? इसे तो इससे इश्क है ना। वह घिनौने अंदाज में हंसा, फिर थूक निकलकर बोला, इसकी मोहब्बत है जो इसे अंधा बना रही है। फिर अचानक रमन ने घिन भरी आवाज में चीखा, मुझे नहीं चाहिए ये बच्ची, कौन जाने किसका खून है। और फिर उसने वान्या को जोर से अर्जुन की तरफ फेंक दिया। वर्षा की चीख हवा काट गई। वान्या अर्जुन बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और वान्या को अपनी बाहों में समेटते हुए गिर पड़ा। उसने उसे जोर से पकड़ लिया, उसके सर पर हाथ फेरा, उसके आंसू पोंछे। पापा यहाँ है, कुछ नहीं होगा। वह बुरी तरह कांप रहा था। तभी राजवीर ने वर्षा को भी धक्का देकर अर्जुन की ओर फेंक दिया। वर्षा लड़खड़ाकर अर्जुन के पास आ गिरी। उसकी सांसें फट रही थीं। राजवीर बोला, 5 मिनट, बस 5 मिनट हैं तुम्हारे पास। जो सच जानना है या जो सच बताना है अभी कर लो। उसकी मुस्कान बेहद खतरनाक थी। अगर बच गए तो खेल और भी मजेदार होगा, नहीं बचे तो बाय बाय। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। रमन, राजेश और राजवीर तीनों मुड़कर वहां से चले गए। हवा भारी थी। बगीचे की लाइटें आधी बुझी थी और उनके बीच सिर्फ सन्नाटा खड़ा था। वर्षा कांपते होंठ खोलने ही वाली थी कि अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ तुम क्या कहने वाली हो, लेकिन उससे मुझे उस सच से कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्षा की पलकों पर आंसू भर आए। उसने वान्या को सीने से चिपकाया और टूटी आवाज में बोली, फर्क पड़ता है अर्जुन, बहुत फर्क पड़ता है। और वो मुड़कर जाने लगी। अर्जुन के भीतर कुछ टूटकर चीख उठा, वर्षा प्लीज मत जाओ, तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं, तुम बिन मैं जी नहीं पाऊंगा। वर्षा रुक गई, पर उसका दिल पत्थर बन चुका था। वह पलटी नहीं, बस खामोशी से वान्या को थामे खड़ी रही। तभी झाड़ियों में से सरसराहट, फिर धप धप तेज कदमों की आवाज। अगले ही पल राजवीर के 6 आदमी बगीचे की अंधेरी तरफ से निकल आए। बंदूकें तानी हुई। वर्षा ने वान्या को और कसकर पकड़ लिया। अर्जुन दहाड़ उठा।
पीछे हटो, दूर रहो उनसे। सबसे पहला आदमी बंदूक उठाता है, पर उससे पहले ही अर्जुन बगल में रखी गोल्डन गार्डन टॉर्च पकड़कर इतनी तेजी से उसके हाथ पर मारता है कि हथियार दूर जा गिरता है। दूसरा आदमी पीछे से झपटता है। अर्जुन घूमकर उसके पेट पर लात मारता है और आदमी फूलों के स्टैंड पर गिरकर बेहाल हो जाता है। तीसरा आदमी भागते हुए बरसा और बान्या की तरफ झपटता है। अर्जुन की आंखों में खून उतर आता है। वह हवा में छलांग लगाकर उसे दोनों कंधों से पकड़कर नीचे जमीन पर दे पटकता है। घास उड़ती है, हवा कांप जाती है। वर्षा चिल्लाती है, अर्जुन पीछे। चौथा आदमी तलवार जैसी तेज गार्डन कटर लेकर आता है। अर्जुन उसके हाथ को पकड़ घुमा देता है। कटर हवा में घूमते हुए पेड़ के तने में छुप जाता है। पांचवा आदमी पिस्टल निकालता है, लेकिन अर्जुन फूलों की मेज को ढाल की तरह उठाकर उसके सामने फेंकता है और धड़ाम से उसे पटक कर बेहोश कर देता है। छठा आदमी पीछे से वर्षा पर दौड़ता है। अर्जुन पागलों की तरह चीखता है और उसकी ओर भागकर उसे कॉलर से पकड़कर हवा में उठा देता है और दूर फेंक देता है, जैसे कोई कूड़ा हो। हर प्रहार में जान थी, हर सांस में गुस्सा, हर कदम में जुनून। किसी को भी बरसा और बान्या को छूने नहीं देना है। नहीं, कभी नहीं। धीरे धीरे पूरा बगीचा बिखरे हुए गमलों, टूटी कुर्सियों और कराते गुंडों से भर गया। पर अर्जुन नहीं रुका। वह तब तक लड़ता रहा जब तक आखिरी आदमी भी गिर नहीं गया। पर एक आदमी अभी भी जमीन पर पड़ा था, घायल पर जिंदा। वह धीरे धीरे उठता है और कांपते हाथों से अपनी बंदूक निकालता है। अर्जुन थका हुआ था, उसकी सांसें टूट रही थी, लेकिन उसकी नजर उस बंदूक पर जमी थी। आदमी ने बंदूक उठाई, सीधा अर्जुन पर निशाना साधा। वर्षा चिल्लाई, नहीं अर्जुन। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा, धाए। गोली की आवाज बगीचे को चीर गई। अर्जुन के कंधे में आग सी दौड़ गई। वह लड़खड़ाया। बान्या ने यह पहली बार देखा था। उसके छोटे छोटे होंठ कांपे। वह रोते रोते चिल्लाई, पापा। अर्जुन ठिठक गया। उसका दिल थम गया, दुनिया रुक गई। वर्षा की आंखों से आंसू बाढ़ की तरह बहे। वह हैरान थी, टूटी थी, पर अंदर से जैसे जी उठी। बान्या ने पहली बार पापा कहा था, और वो भी तब जब उसे डर था कि कहीं वो अपना पापा खो न दे। अर्जुन दर्द में था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। वह घुटने पर गिरते गिरते बान्या की ओर हाथ बढ़ाता है। मैं यही हूँ पापा, यही है बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। तब फिर से गोली चली। वह सीधे अर्जुन की पीठ को लगी। वह पलटा और वहां का गमला उठाकर उस आदमी की ओर फेंका। वर्षा दौड़कर उसके पास आती है। उसके हाथ कांप रहे थे। वह अर्जुन के जख्म को दबाती है, रोती है। अर्जुन, नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बगीचे में सन्नाटा छा जाता है। हवा रुक जाती है। बस वर्षा की सिसकियां, बान्या की पापा पापा और अर्जुन की टूटती सांसें रह जाती हैं। बादलों की गरज से जैसे पूरी दुनिया कांप उठी। तेज हवा चली और फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। ठंडी बूंदें अर्जुन के खून से भीगे कंधे पर गिर रही थीं। वर्षा और बान्या दोनों पास बैठी थीं। वर्षा के हाथ कांप रहे थे। वह अर्जुन का सिर अपनी गोद में रखे रोए जा रही थी। बान्या छोटे हाथों से उसके गाल छूकर बार बार बोल रही थी, पापा पापा उठो। अर्जुन दर्द में धुंधला देख रहा था। उसके कानों में आवाजें दूर चली गईं। दुनिया जैसे स्लो मोशन में बदल गई। फ्लैशबैक। फ्लैशबैक 5 साल पहले। उसका नाम तो बरसा नहीं, अनु शर्मा था। 5 साल पहले एक उजली दोपहर, फोन बज रहा था। अनु एक कोने में खड़े होकर धीमी आवाज में फुसफुसाकर बोल रही थी, हेलो अर्जुन। अर्जुन की बेचैन आवाज आई, कहाँ हो तुम? आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कब आ रही हो? अनु हिचकिचाती बोली, मैं पापा के ऑफिस में हूँ, प्लीज गुस्सा मत होना, आई लव यू। और उसने कॉल काट दिया। दूसरी तरफ अर्जुन मोबाइल को हैरानी से देखता रह गया। वह समझ नहीं पाया कि अनु इतनी घबराई क्यों थी। अनु अपने पिता विशाल शर्मा के ऑफिस में उनका इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजा खुला और ऑफिस का मैनेजर अमोक अंदर आया। उम्र लगभग 35, सूटेड बूटेड, थोड़ा घमंडी सा चेहरा। उसने अनु को नमस्ते की। गुड आफ्टरनून मैडम। वह उसके पापा के लिए महीने का लेजर लेकर आया था। अनु मुस्कुराते हुए बोली, पापा नहीं है, आप फाइल मुझे दे दीजिए। अमोक ने फाइल देकर वापस मुड़ गया। अनु ने यूं ही पन्ने पलटने शुरू किए, लेकिन 2 मिनट में ही उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने गलती पकड़ ली। सीधे 5 लाख का डिफरेंस, एंट्री मैच नहीं हो रही थी। अनु ने तेजी से अमोक को पुकारा, अमोक जी, 1 मिनट, ये लेजर ठीक नहीं है, इसमें एक दो नहीं बहुत सारी गलतियां हैं,
और 5 लाख का अंतर, ये कैसे? अमुक चौंक गया। फिर उसने शक भरी आवाज में कहा, अनु जी, आप अभी स्टूडेंट हैं, अकाउंट्स इतनी आसानी से नहीं समझे जाते। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले 2 बार देख लिया कीजिए। मैं इतने बड़े अनुभव वाला आदमी हूँ, ऐसी गलती नहीं कर सकता। अनु शांत पर दृढ़ आवाज में बोली, मैं आपको चोर नहीं कह रही, लेकिन लेजर गलत है और ये साफ दिखाई दे रहा है। अमोक का चेहरा लाल हो गया। वह घमंड में भरकर तेज आवाज में बोला, बस यही तो दिक्कत है। आप बॉस की बेटी हैं, इसलिए आपको लगता है कि आप सब जानती हैं। अब आप मुझे सिखाएंगी कि अकाउंट्स कैसे चलाते हैं। अनु पीछे नहीं हटी। सच बात कहने से कोई छोटा नहीं होता अमोक जी, ये गलती है और बड़ी गलती है। दरवाजा खुला और अंदर आए विशाल शर्मा, शहर के सबसे ईमानदार और सख्त बिजनेसमैन। उनके साथ उनका पीए भी था। उन्होंने दोनों की ऊंची आवाजें सुन ली। क्या हो रहा है यहाँ? विशाल जी ने सख्त स्वर में पूछा। अनु ने पूरी बात बताई, एक एक गलती, पूरा डिफरेंस, सब कुछ। विशाल जी ने अमोक की तरफ देखा, फिर वह फाइल उठाकर बहुत ध्यान से 2 मिनट तक देखते रहे और फिर अचानक वह गुस्से में फाइल मेज पर पटक देते हैं। ये क्या है अमोक? 5 लाख का डिफरेंस? ये गलती नहीं, गड़बड़ है। अमोक बुरी तरह हड़बड़ा गया। सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, यह षड्यंत्र है। विशाल जी ने गरजते हुए कहा, चुप, तुम्हारे जैसे आदमी हमारी कंपनी को बदनाम करेंगे। आज पता चलेगा कि तुम अनुभवी हो या बेईमान। अमोक डर गया, पर उसका अहंकार अभी मरने को नहीं था। सर, मैंने कुछ नहीं किया। विशाल गरज उठे। गार्ड्स, सारे स्टाफ की नजरों के सामने 2 सिक्योरिटी गार्ड अंदर आए और अमोक को पकड़ लिया। अमोक तड़प उठा, सर, आप मुझे बर्बाद कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। पूरा स्टाफ तमाशा देख रहा था। उसे शर्मिंदा घसीटकर पूरे ऑफिस के बीचों बीच ले जाया गया। हर कोई कुर्सियों से खड़े होकर देख रहा था, कोई दया से, कोई तिरस्कार से, और अमोक की आंखों में नफरत थी, गुस्सा थी और बदला था। वह चिल्ला रहा था, अनु शर्मा, एक दिन इस बेइज्जती का हिसाब दूंगा मैं। तुम्हें, तुम्हारे पापा को और तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। अनु घबरा गई थी, उसे डर लग रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। गार्ड उसे लेकर बाहर गए। सीधा पुलिस जीप में डाल दिया गया। ओपन ऑफिस की भीड़ में सैकड़ों आंखें उसे देखते हुए फुसफुसा रही थी, देखो भाई है, गलती पकड़ी गई, जेल जाएगा। अमोक की जिंदगी उसी दिन टूटकर खाई में गिर गई थी और उसी दिन उसने कसम खा ली थी कि वह अनु की जिंदगी में जहर बनकर वापस आएगा। ऑफिस में माहौल अभी भी भारी था। अनु की सांसें तेज थीं। अमोक की धमकी, उसके घूरती हुई आंखें, सब कुछ उसके दिल में चुभ गई थी। वह घबराहट में खड़ी थी। तभी विशाल शर्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डरो मत अनु, बिजनेस में ऐसी बातें होती रहती हैं। गलती पकड़ना तुम्हारी बुद्धिमानी है, डरने की नहीं। अनु ने धीमे में सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी झिझक थी। विशाल ने नरम आवाज में पूछा, वैसे आज तुम ऑफिस आई क्यों थी? कुछ कहना था क्या? अनु एकदम हकला गई। पापा, वो मैं एक्चुअली, वह नीचे देखने लगी, उंगलियां आपस में उलझा रही थी, फिर आंखें बंद करके हिम्मत जुटाई। मैं किसी से प्यार करती हूँ और चाहती हूँ कि आप एक बार उससे मिल लें। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। विशाल शर्मा का चेहरा पल भर के लिए सख्त हो गया, लेकिन फिर उनकी आंखें पिघल गईं। वह मुस्कुराए और अनु के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, हाँ, जरूर मिलूंगा। मेरी बेटी की पसंद है तो अच्छा ही होगा। अनु के चेहरे पर खुशी फटकर बाहर आ गई। वह उछलकर उनसे लिपट गई। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। वह दौड़ते हुए बाहर निकल गई। कुछ देर बाद ऊंचे पेड़ों के नीचे उनका फिक्स प्लेस था, जहां दोनों रोज मिलते थे। अर्जुन वहां बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। तभी दूर से दौड़ती हुई अनु दिखी। वह उसे देखते ही कूदकर अर्जुन पर लिपट गई। अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। अरे मैडम, आज इतनी खुशी किस बात की है? लॉटरी लग गई क्या? अनु हंसते हंसते उसकी बाहें पकड़े बोली, लॉटरी से भी बड़ी बात, मैंने पापा को सब बता दिया हमारे बारे में, और वो रेडी है तुमसे मिलने के लिए। अर्जुन का चेहरा गिर गया, हंसी गायब, खुशी गायब। अनु रुक गई। अरे ये क्या, तुम मेरे पापा से मिलना नहीं चाहते? शादी की बात नहीं करना चाहते? या, वह धीमे से बोली, या तुम्हें मुझसे शादी करनी ही नहीं है, बस ऐसे ही पार्क में घूमना है? अर्जुन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज में सच्चाई थी। ऐसा नहीं अनु, शादी तो मैं सिर्फ तुमसे ही करना चाहता हूँ और जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन वह नीचे देखने लगा।
मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, घर नहीं है, स्टेटस नहीं है। अगर तुम्हारे पापा ने पूछा कि क्या कमाते हो तो मैं क्या जवाब दूं? और अगर उन्होंने मना कर दिया तो? अनु ने उसके चेहरे को पकड़कर ऊपर उठाया। अर्जुन, कल की फिक्र में आज क्यों जलाना? कल जो होगा देखा जाएगा। आज बस आज जीते हैं। अर्जुन उसके चेहरे को देखता रहा। उसकी आंखों में इतना भरोसा, इतना यकीन कि उसका डर खुद ब खुद पिघल गया। दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। हवा चल रही थी। अनु अपना सिर उसके कंधे पर रखे मुस्कुरा रही थी। अर्जुन उसकी उंगलियां थामे एक अलग ही दुनिया में खो गया था। उनकी दुनिया छोटी थी पर खूबसूरत थी और खतरे से बिल्कुल अनजान थी। अगला दिन, वह दिन जब पहली बार अर्जुन को विशाल शर्मा से मिलना था, अपनी अनु के पिता से। सुबह से ही उसका दिल घबराहट में धड़क रहा था। अर्जुन ने सफेद, बिल्कुल साफ इस्त्री की हुई शर्ट पहनी थी, फॉर्मल पैंट, पॉलिश किए हुए जूते, बालों में थोड़ा जेल लगाकर उन्हें सलीके से सेट किया था। आज वह वाकई एक सच्चे सज्जन, एक दमदार नौजवान की तरह लग रहा था। लेकिन उसके चेहरे की घबराहट छिप नहीं रही थी। विशाल शर्मा और अनु पहले से ही होटल के बड़े चमकदार हॉल में बैठे थे। अनु का चेहरा उत्साह और घबराहट के बीच पिघल रहा था। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी और तभी अर्जुन अंदर आया। अनु के चेहरे पर उसी क्षण खिल उठी मुस्कान जैसे बदली से झांकती धूप। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और धीमे कदमों से चलता हुआ उनके टेबल तक पहुंचा। उसने झुककर आदर से कहा, नमस्ते सर। विशाल शर्मा ने बस सिर हिलाया। अर्जुन बैठ गया और अगले कुछ पल टेबल पर सन्नाटा छाया रहा। बिना कोई समय गंवाए विशाल ने सीधा सवाल दागा, क्या काम करते हो? अर्जुन ने अनु की तरफ देखा। उसने धीरे से आंख झपकाकर हौसला दिया। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मेरे पास एक बड़ा बिजनेस आइडिया है। मैं इन्वेस्टर की तलाश में। उसकी बात पूरी होने से पहले ही विशाल ने कठोर आवाज में कहा, भविष्य की नहीं, अभी की बात बताओ। अभी अपनी जिंदगी कैसे चला रहे हो? अर्जुन चुप। उसके पास इस प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। विशाल के चेहरे पर ताना भरी मुस्कान तैर गई। कटाक्ष जो तीर बनकर लगा। मतलब अभी तुम किसी और की कमाई पर जी रहे हो? मेरी बेटी से शादी करके क्या करोगे? उसे भी एक वक्त का खाना खिलाओगे और 2 वक्त उसे भूखा रखोगे? अनु तत्काल बोली, पापा ऐसा मत। पर उन्होंने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। फिर अर्जुन की तरफ झुककर बोले, या फिर तुम यह सोच रहे हो कि वह मेरी इकलौती बेटी है, उसकी दौलत, उसकी जायदाद सब तुम्हें मिल जाएगी? अर्जुन की आंखों में गुस्से की आग चमक उठी, लेकिन उसने खुद को संभाला। आप जो सोच रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। मैं अनु से पैसों के लिए नहीं, दिल से प्रेम करता हूँ। आपके बिना भी मैं उसे हर सुख दे सकता हूँ। वह मेरे साथ हमेशा खुश रहेगी। विशाल ने हंसते हुए कहा, फिल्मी संवाद मत सुनाओ, सच्चाई का सामना करो। अभी तुम अपनी कीमत नहीं जानते। उन्होंने हाथ उठाया। वेटर आया और टेबल पर बिल रख गया। विशाल बोले, लो ये बिल भरो, अभी इसी समय। अर्जुन बिल की तरफ देखता रहा। उसके हाथ कांप गए। नोट गिनने की हालत भी नहीं थी। उसकी चुप्पी ने सब कुछ कह दिया। विशाल ने हल्की हंसी के साथ कहा, देखा, यही है तुम्हारी औकात। 5,000 रुपए भी नहीं भर सकते और मेरी बेटी का भविष्य संभालोगे? फिर उन्होंने जेब से कुछ नोट निकाले और अर्जुन की तरफ सरकाकर बोले, ये रख लो, कुछ दिनों का काम चल जाएगा। और हाँ, मेरी बेटी से दूरी बना लेना। ये कहकर उन्होंने अनु का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर ले जाने लगे। अनु गुस्से और दुख से कांप रही थी। पापा, आपने ये क्या कर दिया? आपको अगर अर्जुन पसंद नहीं था तो आप मिलने से पहले ही मना कर देते। पर सामने बुलाकर ऐसे अपमानित करना, वह कितना टूट गया होगा। विशाल बोले, यही तो चाहिए था मुझे, ताकि वह खुद पीछे हट जाए। अब वह तेरे पास नहीं आएगा। अनु की आंखें भर आईं। पीछे बैठा अर्जुन हमेशा की तरह मजबूती से मुस्कान ओढ़कर शांत बैठा था, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। अनु उसी शाम अर्जुन के कमरे में पहुंचती है। कमरा आधा अंधेरा था। अर्जुन अपना पुराना सा बैग पैक कर रहा था। हर जिप, हर कपड़ा ऐसे रख रहा था जैसे जगह छोड़ना उसके लिए आसान था। पर दिल तो वहीं पड़ा हुआ था, अनु के पास। दरवाजा धीरे से खुला। अनु अंदर आई। उसकी सांसें तेज। अर्जुन, कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे खुद को संभालने की आखिरी कोशिश हो। अर्जुन पलटा। उसकी आंखों में हार का दर्द था। तुमसे दूर, क्योंकि यही सही है। अनु एक कदम आगे आई। पापा ने जो कहा वो मुझ पर गुस्सा निकाल कर मत दो।
अर्जुन, उनकी गलती मेरे सिर पर मत डालो। अर्जुन ने थकी आवाज में कहा, मैं गुस्सा नहीं हूँ अनु, तुम्हारे पापा ने सही कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मेरे पास पैसा नहीं है, ये प्यार ये बातें पेट नहीं भरती। यह सुनकर अनु टूट गई। वह रोते रोते उसके सीने से लिपट गई। प्लीज प्लीज ऐसे मत कहो अर्जुन, मुझसे दूर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा पैसा नहीं। भूखा भी रह लूंगी, पर तुम नहीं छोड़ना। उसकी सिसकियां अर्जुन के दिल को चीर गईं। अर्जुन की आंखें भी भर आईं। वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने अनायास जोर से कहा, अनु, और गुस्से, दर्द और टूटन के मिश्रण में उसने खुद को पलटकर उससे दूर करना चाहा, पर अनु ने उसे और कसकर पकड़ लिया। फिर वह धीरे धीरे उसके पास आई, अपना माथा अर्जुन के माथे से टिकाकर आंखें बंद कर लीं, जैसे उसकी धड़कनों को चुप कर रही हो। उसने दोनों हाथों से अर्जुन के गाल थामे बहुत हल्के से उसे पास खींचा। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं बचे थे, सिर्फ एहसास थे, सिर्फ टूटे हुए दो दिल जो एक दूसरे में पनाह खोज रहे थे। अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि अनु ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और धीमे से फुसफुसाई, मुझे कुछ नहीं सुनना। उसने हल्की सी चुम्बन दी, एक ऐसी चुम्बन जिसमें डर भी था, मिन्नत भी थी, और टूटन भी, और प्रेम की जिद भी। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं, जैसे उस पल की गिरफ्त में समर्पित हो गया हो। अनु ने फिर उसे अपने सीने से लगाया, और इस बार अर्जुन ने भी उसे कसकर थाम लिया, ऐसे जैसे कोई अपने टूटे हिस्से को दूसरे के शरीर में जोड़ रहा हो। कमरे की हवा भारी हो गई, उनके बीच की दूरी पिघलने लगी। उनके हाथ, उनके स्पर्श धीरे धीरे एक दूसरे की पीड़ा का मरहम बन गए। और उस रात वह दोनों अपने प्रेम की सीमाएं पार नहीं करते, बल्कि एक ही भावना में खो जाते हैं। कमरे में जलती एक छोटी सी लाइट उनकी परछाइयों को एक बनाती चली गई। भावनाएं गहरी होती गईं, और कहानी उस मोड़ पर पहुंच गई जहां शब्द की जगह सिर्फ खामोशी बात करती है। और उस खामोशी में दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह अपना बना लिया। अगले दिन से अनु की स्टडी छुट्टियां शुरू हो गईं। वह घर से बाहर नहीं जा सकती थी। विशाल शर्मा ने साफ कह दिया था कि इख्तियार से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई करो और उस लड़के से दूर रहो। अनु बस चुपचाप अपना दरवाजा बंद करके अर्जुन से फोन पर बात करती रहती, धीमे स्वर में, कभी रोते हुए, कभी हंसते हुए, कभी डरते हुए कि कहीं पापा सुन ना लें। उनके बीच अब आवाज़ों का रिश्ता सबसे मजबूत बन चुका था। हर रात उनकी बातें घंटों चलती, सपनों, डर, भविष्य और एक दूसरे के बारे में। कुछ दिन बाद जैसे ही कॉलेज खुला, अनु समझ गई कि पापा ने सिर्फ चेतावनी ही नहीं दी, बल्कि किसी को उसके पीछे लगा भी दिया था। एक आदमी पूरे दिन उसके पीछे पीछे रहने लगा, कॉलेज के गेट पर, कैंटीन में, लाइब्रेरी में, यहाँ तक कि उसकी क्लासरूम तक। अनु को समझने में देर नहीं लगी। पापा ने किसी को नियुक्त किया है मेरी हर हरकत पर नजर रखने के लिए। अब अर्जुन से मिलना लगभग नामुमकिन हो गया था। अर्जुन दूर से अनु को देखता रहता, और अनु उसकी झलक पकड़ते ही उदास मुस्कुरा देती, लेकिन पास नहीं जा पाती। उन दो दिलों के बीच अब दूरी नहीं, रोक खड़ी हो चुकी थी। एक दिन बहुत ही जरूरी वजह से अनु को अर्जुन से बात करनी थी। वह घर पर कॉल नहीं कर सकती थी, पापा की नजरें हर जगह थीं। उसने बहाना बनाया, नोट्स लेने जा रही हूँ, और कॉलेज के बाहर एक छोटे से रेस्टोरेंट तक पहुंची। अर्जुन पहले से वहां बैठा हुआ था, चिंतित, बेचैन। वह जैसे ही उठा, अनु ने जल्दी से कहा, बैठो, समय बहुत कम है। अनु एकदम सीधे मुद्दे पर, उसकी आंखों में डर और दृढ़ता दोनों थे। किसी भी हाल में हम दोनों की शादी हो जानी चाहिए। अर्जुन चौंक गया। अनु, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? इतनी जल्दी शादी? अनु गुस्से से घूर कर, क्या तुम्हें मुझसे शादी करने का इरादा नहीं है? सिर्फ हाथ पकड़ना, पार्क में घूमना, मूवीज, बस? अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मेरी बात सुनो। मेरे पास अभी नौकरी नहीं है, तुम बड़े घर की बेटी हो। शादी के बाद मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊं? पहले मुझे अपने पैरों पर खड़े होने दो। अनु की आंखें भर आईं, उसकी आवाज ऊंची हो गई। तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी तरक्की की रुकावट हूँ? वह कुर्सी से उठ गई, तेज कदमों से बाहर जाने लगी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर रोका। नहीं अनु, सुनो। अनु तेजी से मुड़ी, उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस हाँ या ना में जवाब दो। शादी करनी है या नहीं? रेस्टोरेंट की हल्की आवाजें उनकी खामोशी को चीर रही थी। अर्जुन ने उसे देखा, बेचैनी, प्यार, डर सब साथ। उसने बहुत गहरी सांस ली और धीमे से कहा, हाँ, करेंगे शादी। अनु की आंखें चमक उठी।
जैसे किसी ने उसका दम घुटता हुआ संसार एक झटके में रोशन कर दिया हो। वह आगे बढ़ी, अर्जुन को कसकर गले लगा लिया। अर्जुन ने भी उसे वैसे ही थाम लिया, जैसे उसकी सारी परेशानियां अनु की बाहों में पिघल रही हों। दोनों की धड़कनें एक हो चुकी थीं और फैसले का बोझ प्यार की ताकत बन चुका था। रजिस्ट्रार मैरिज ऑफिस के बाहर खड़ा अर्जुन बार बार घड़ी देख रहा था। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से बुदबुदाया, अनु, बस एक बार आ जाओ। सब इंतजार इसी पल के लिए था। उसके हाथों में उनकी शादी के सभी कागजात थे, सब कुछ तैयार। आज अभी इसी पल दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के होने वाले थे। लेकिन दूसरी ओर अनु ने लाल साड़ी पहन रखी थी, वही साड़ी जो उसने अपनी लाइफ के सबसे बड़े दिन के लिए संभाल कर रखी थी। आईने के सामने खड़ी वह खुद को छूकर देख रही थी। उसकी पलकों पर हल्की नमी सी, होठों पर मुस्कान, बस कुछ पलों का इंतजार। और उसने धीरे से कहा, उसने कोमलता से अपना हाथ अपने पेट पर रखा, किसी अनकहे सच की तरह, जैसे वो बात उसके दिल में गूंज रही हो। अर्जुन, आज सब कुछ बदलने वाला है। मैं तुम्हें सब बताने वाली हूँ। पता नहीं तुम इसे कैसे लोगे। इतना कहकर उसने इतना ही चाहा कि सब ठीक हो। वह कमरे से बाहर निकली, पर जैसे ही घर के बाहर जाने लगी, दरवाजा खुलते ही विशाल जी सामने खड़े मिल गए। अनु को लगा जैसे किसी ने उसकी धड़कनें रोक दी हो। उन्होंने उसे सिर से पांव तक देखा और व्यंग में हंसे। अच्छा, इतनी सच धज कर कहाँ जा रही हो? अनु घबरा गई। पापा, वो कॉलेज में लास्ट डे है ना, तो पार्टी में जा रही हूँ। विशाल जी ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, सच में? ग्रेजुएशन की पार्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में होती है क्या? अनु पत्थर की तरह भाई जम गई। उसके चेहरे से खून उतर आया। उसे बस एक सवाल चुभ रहा था, पापा को कैसे पता चला? उन्होंने अनु का हाथ कसकर पकड़ा। कहीं नहीं जाओगी, अंदर चलो। अनु रोने लगी, विनती करती हुई, पापा प्लीज, बहुत जरूरी है, बस आज जाने दीजिए। पर विशाल जी ने एक कदम भी ढीला नहीं छोड़ा। उसी पल अचानक घर का दरवाजा धड़ाम से खुलता है। तीन लोग तेज कदमों से अंदर घुसते हैं। राजेश, रमन, राजवीर। उनके साथ ऐसा भारीपन था जैसे घर की दीवारें भी कांप गई हों। अचानक घर में एक अनजाना डर भर गया। राजेश, रमन और राजवीर की अचानक हुई एंट्री से पूरा घर एक पल में जैसे किसी अंधेरे डर में डूब गया। रेशमा जी, जो अभी तक किचन में थीं, घबराकर बाहर आईं। उनकी आंखों में आश्चर्य भी था और डर भी। विशाल जी गुस्से में दहाड़े, कौन हो तुम लोग? अंदर आने किसने दिया? गार्ड्स, गार्ड्स। लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं, कोई कदम नहीं, बस एक डरावनी चुप्पी। राजवीर ने अजीब सनकी सी हंसी हंसी, कोई नहीं आएगा सर, बाहर कोई नहीं है और ना ही आने वाला है। विशाल जी ने तुरंत अपना फोन उठाया, लेकिन रमन ने झपट कर उसका फोन छीन लिया और उसी पर राजवीर ने आगे बढ़कर अनु का हाथ कसकर पकड़ लिया। वह डर से चीख पड़ी, पापा, मेरी बेटी को छोड़ दो। विशाल जी चीखे, उनका गुस्सा कांप रहा था। राजवीर मुस्कुराया, जरूर छोड़ दूंगा, लेकिन पहले आप अपना काम कर दें। विशाल जी गरजे, कौन सा काम? और मैं क्यों करूं? राजवीर की आंखें खतरनाक हो गईं। सिर्फ 5 लाख के लिए तुमने मेरे भाई का अपमान किया था। यह सुनते ही विशाल जी कुछ पल के लिए ठहर गए। उनके दिमाग में नाम कौंधा, अमोघ। और फिर गुस्से में बोले, उसने चोरी की थी, इसलिए पुलिस को सौंपा। राजवीर व्यंग से हंस पड़ा, 5 लाख से आपका क्या ही हो जाता सर? इतनी दौलत है आपके पास, आपके 5 लाख देने से वो अमीर नहीं बन जाता और ना ही आप सड़क पर आ जाते। उसकी आवाज अचानक ठंडी पड़ गई, लेकिन आपकी वजह से वो आज जिंदा नहीं है। रेशमा जी के हाथ कांप गए, अनु की सांसें अटक गईं। जेल में उसने खुदकुशी कर ली। राजवीर ने हर शब्द चाकू की तरह फेंका। घर में कुछ पल के लिए मौत जैसा सन्नाटा छा गया। राजवीर ने अनु को और कसकर पकड़ा। अनु डर से कांप रही थी और अचानक बोल उठी, कृपया उन्हें छोड़ दो, गलती उनकी नहीं, मेरी गलती है, मैं बताती हूँ। राजवीर उसकी बात पर पागलपन से हंस पड़ा। डोंट वरी डार्लिंग, तुझे भी सजा मिलेगी। लेकिन उससे पहले उसने अपनी नजरें विशाल जी पर गड़ा दी। पहले तुम्हारे बाप को, फिर उन्हें देखकर। अब आप बैंक जाओगे और अपने अकाउंट में पड़ा सारा पैसा लेकर आओगे। कैसे लाओगे, क्या बोलोगे, वो आपकी प्रॉब्लम है। मुझे सिर्फ कैश चाहिए, पूरा। विशाल जी गरजे, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। वह पैसा सिर्फ मेरा नहीं,
लोगों की मेहनत का पैसा है। राजवीर की मुस्कुराहट गायब हो गई। वह धीमे धीमे आगे बढ़ा। आप लाएंगे सर, जरूर लाएंगे, बयानू की बाह मरोड़ते हुए बोला। क्योंकि अगर चुनना पड़े लोगों को और आपकी बेटी में से। उसकी आवाज भारी और खतरनाक हो गई थी। तो आखिर में हर बाप अपनी बेटी को ही चुनता है। छोड़ो मेरी बेटी को, विशाल जी फिर गरजे, पर आवाज कांप रही थी। रेशमा जी रोते हुए आगे आईं। फोल्डेड हैंड्स, मेरी बेटी को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है, प्लीज। राजवीर उसकी बात पर हंसा भी नहीं, बस अनु के पास झुककर और नजदीक जाकर फुसफुसाया। अगर यह सही सलामत चाहिए। उसने अपना दूसरा हाथ अनु के गाल पर फेरा, फिर अपना गाल उसकी त्वचा पर रगड़ने लगा। तो जल्दी से जाकर अपना काम करो। अनु ने घिन से आंखें कसकर बंद कर लीं। उसकी सांस तेज हो गई। राजवीर की पकड़ में दर्द चुभ रहा था, पर वह कुछ कर नहीं पा रही थी। रेशमा जी चीख उठी। बस कीजिए, मेरी बच्ची पर हाथ मत लगाइए। वह दौड़कर विशाल जी के पास आई और उनके दोनों कंधे पकड़कर झकझोरा। जो कह रहे हैं वो कर दीजिए। किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मेरी बच्ची खतरे में है। अब विशाल के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उनकी आंखें गुस्से, बेबसी और दर्द से लाल हो चुकी थीं, लेकिन बेटी की चीख उनके कानों में गूंज रही थी। उन्होंने बिना कुछ कहे घर का दरवाजा खोला और तेज कदमों से बाहर निकल गए। कार में बैठते ही उनका दिल कांप रहा था। एक पल के लिए दिमाग चिल्लाया, सीधा पुलिस स्टेशन जाओ, मदद मिलेगा। पर तभी कार का दरवाजा अचानक खुला। एक खतरनाक सा आदमी अंदर आकर बैठ गया। चेहरे पर नकाब, आंखों में धमकी। उसने विशाल जी पर बंदूक टिका दी। कोई चालाकी की तो सीधे तेरी बेटी के सर में गोली लगेगी। अब सीधा बैंक की तरफ चलो। विशाल जी के हाथ कांप गए। उन्होंने कार स्टार्ट की और कार धीरे धीरे घर से दूर बैंक की तरफ निकल पड़ी। विशाल जी कार से उतरे ही थे कि उनके साथ आया आदमी जल्दी से फोन पर बोला, हाँ, गाड़ी अंदर ले आओ। कुछ ही सेकंड में एक बड़ी काली कार वहां आकर रुकी। चार लोग उतरे, बिना कुछ बोले सीधे बैंक के अंदर चले गए। आज बैंक में कोई कर्मचारी नहीं था, आज छुट्टी थी। विशाल जी को फिंगरप्रिंट डालने को कहा, फिर उनकी आई स्कैन की। उसके बाद में वो आदमी अंदर के लॉकर खोलने लगे और नोटों की गड्डियां, ज्वेलरी के बॉक्स सब बाहर लाकर गाड़ी में भरने लगे। हर नोट उनकी आंखों के सामने से जा रहा था। वो सब जो उन्होंने सालों से कमाया था, पर आज उन्हें किसी चीज की फिक्र नहीं थी। बस मन ही मन बुदबुदा रहे थे, बस मेरी बेटी सही सलामत मिल जाए, बस बस यही। अनु और रेशमा जी डर से कोने में बैठी थी। उनके सामने राजवीर, रमन और राजेश सोफे पर बैठे शराब पी रहे थे। कमरा धुआं और शराब की बदबू से भरा था। अनु अपनी लाल साड़ी में कांप रही थी। डर के मारे उसके होंठ सूख गए थे। रमन की आंखें बार बार उस पर जाकर अटक रही थीं। वह हल्की लड़खड़ाती आवाज में बोला, राजवीर यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये लड़की इतनी खूबसूरत कैसे है? सच में दिल फिसल रहा है। राजवीर ने उसे बोला, चुप बैठ, हम यहाँ किसी और काम से आए हैं। रमन हंस दिया, भाई काम वाम बाद में भी हो जाएगा, पहले इसे देख तो क्या माल है। अनु ये सुनकर और सिमट गई। रेशमा जी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने अनु को अपनी बाहों में छिपा लिया। अनु ने धीरे से अपने हाथ को पीछे किया। टेबल पर रखा फोन उसे दे गया। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया, बहुत धीरे कि कोई देख न ले। पर ठीक उसी पर राजवीर की नजर वहां चली गई। वह पल भर में उठकर आया और उसकी कलाई पकड़ ली। बहुत होशियार बन रही है। उसने जेब से एक छोटा सा नुकीला चाकू, स्मॉल पॉकेट नाइफ निकाला। उसने चाकू का सिरा अनु की हथेली पर दबाया और हल्का सा काट दिया। अनु दर्द से करा उठी, आह प्लीज, और उसने अपनी हथेली कसकर पकड़ ली। आंखों से आंसू बूंद बूंद गिरने लगे। राजवीर उसके बिल्कुल पास झुककर बोला, यदि जरा भी चालाकी की तो अगली बार ये सिर्फ हाथ पर नहीं चलेगा। रेशमा जी चिल्लाई, उसे छोड़ दो। राजेश हंसकर बोला, अरे चाची, रो क्यों रही हो? इसे तो अभी बहुत प्यार मिलने वाला है। अनु ने डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। कमरा भारी डर से भर गया। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। धुआं, शराब की बदबू और तीनों की भेड़ियों जैसी निगाहें सब मिलकर एक डरावना माहौल बना रही थी। अनु को लगा जैसे वह धीरे धीरे एक अंधेरी खाई में धकेली जा रही हो। रमन जमीन पर गिरा गिलास उठाकर अनु के सामने झुका और बोला, डर क्यों रही है? हमने अभी तो शुरुआत भी नहीं की। वह उसकी ओर बढ़ा और अनु का चेहरा जोर से पकड़कर एकदम पास खींच लिया।
उसकी पकड़ इतनी कड़ी थी कि अनु की त्वचा नीली पड़ने लगी। रेशमा जी चीख उठी, मत छुओ मेरी बेटी को, छोड़ दो उसे। रमन ने उन्हें लात से धक्का दे मारा। चुप रह बुढ़िया। रेशमा जी फर्श पर गिर पड़ी। उनके होंठ से खून बहने लगा, लेकिन वह फिर भी घिसट कर अनु तक पहुंचने की कोशिश करती रही। राजेश ने पास की मेज से बेल्ट उठाई। उसने बिना सोचे अनु की पीठ पर, कंधों पर बेल्ट मारी। धप धप। हर चोट पर अनु का शरीर कांप उठा, लेकिन उसने कोई चीख नहीं निकाली। उसकी आवाज अंदर ही अंदर टूट रही थी। राजेश चिल्लाया, आवाज क्यों नहीं निकालती? बहादुर बन रही है। उसने फिर बेल्ट उठाई। रेशमा जी रोते हुए उसके पैरों को पकड़कर चिल्लाई, बस कर दो, उसकी जान ले लोगे क्या? मत मारो मेरी बेटी को। राजेश ने क्रूर मुस्कान के साथ रेशमा जी को दोबारा धक्का दिया। राजवीर अब तक चुपचाप देख रहा था। वह धीरे धीरे उठा, अनु के एकदम पास आया और उसकी ठोड़ी पकड़कर बोला, तुझे पता है तेरे पिता भी बैंक में क्या कर रहे होंगे? उसने अनु के कान में फुसफुसाया, रोते हुए, कांपते हुए, तेरी वजह से अपनी इज्जत दौलत सब दे रहे हैं। अनु की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके होंठ कांप रहे थे। प्लीज हमें जाने दो, मेरी माँ पर हाथ मत उठाओ। राजवीर ने उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए उसके गाल पर बहता आंसू अपनी उंगली से पहुंचा और उंगली सूंघकर बोला, डर बहुत प्यारी खुशबू होती है। अनु की सांसें तेज हो गईं। वह डर के मारे कांप रही थी, कमजोर, टूटी हुई, पर फिर भी खड़ी। उसे खींचकर अंदर कमरे में ले गया। उसके पीछे रमन और राजेश भी। किसी ने उसे बालों से घसीटा, किसी ने उसे दीवार से पटका, किसी ने उसके हाथ मोड़े, किसी ने उसके कंधे पर नाखून गड़ाए, किसी ने उसके गले को दबाकर उसे सांस लेने तक नहीं दी। हर मिनट उसके लिए मौत जैसा था। रेशमा जी बाहर दरवाजा पीटते हुए दिल दहला देने वाली आवाज में रो रही थी, मेरी बच्ची को छोड़ दो, भगवान का डर नहीं है क्या तुम लोगों को? लेकिन तीनों पर मानो कोई असर नहीं था। वे सिर्फ उसकी चीखें सुनकर और ज्यादा उग्र हो जाते। वह हल्की आवाज में बस इतना कह पाई, पापा जल्दी आओ, मैं और सह नहीं सकती। लेकिन कमरे में सिर्फ उन तीनों की राक्षसी हंसी थी। बाहर कार में पूरा पैसा भर चुका था। वह आदमी बोला, चलो अब अगला काम घर में पूरा होगा। विशाल जी की सांस रुक सी गई। रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे अर्जुन के सीने में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। क्लर्क ने फिर आवाज लगाई, अगली 5 मिनट, बस 5, वरना अगली जोड़ी को बुलाया जाएगा। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। वह बार बार अनु को फोन कर रहा था। कॉल कभी बजती, कभी एकदम कट जाती, और फिर अचानक, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज स्विच्ड ऑफ। यह सुनते ही उसके दिल में एक घबराहट कांटे की तरह चुभी। उसने खुद से ही बुदबुदाया, जरूर उसके पापा ने देख लिया होगा। अनु डर गई होगी, मैं खुद जाकर ले आता हूँ उसे अभी। इस एक ख्याल ने उसे वहीं से भागने पर मजबूर कर दिया। वह रजिस्ट्रार ऑफिस की सीढ़ियां दो दो चढ़ता नीचे उतरा, हेलमेट पहना और बाइक स्टार्ट करते ही पूरी रफ्तार से अनु की घर की तरफ निकल पड़ा। हवा उसके चेहरे पर तेजी से चिपक रही थी, पर उसकी नजरें सिर्फ रास्ते पर नहीं, उसी घर की तरफ थी जहां उसे लगता था कि अनु डरी हुई उसका इंतजार कर रही होगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुड़ते ही सामने से एक कार ने अचानक लेन बदल दी। अर्जुन के पास ब्रेक लगाने का एक पल भी नहीं था। ची के साथ आवाज गूंजी, बाइक फिसली। अर्जुन सड़क पर घुटनों के बल घिसटता चला गया। हेलमेट सड़क पर टकरा गया और दुनिया हल्की हल्की धुंधली होने लगी। लोग भागकर उसके पास आए। कोई उसके कंधे को पकड़ रहा था, कोई पानी छिड़क रहा था, पर अर्जुन की आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर तैर रही थी, अनु, कहीं डरी हुई, कहीं अकेली, कहीं उसका इंतजार करती हुई। उसके होंठ ने कांपते हुए बस इतना ही कहा, अनु, मैं आ रहा था। और उसकी नजरें धीरे धीरे धुंधले अंधेरे में डूबती चली गई। विशाल जी जब घर लौटे, दरवाजा आधा खुला था और अंदर बिल्कुल सन्नाटा। यहाँ दूसरी ओर विशाल जी तेजी से घर के अंदर बढ़े। तभी नजर पड़ी रेशमा जी पर, जो एक कमरे के दरवाजे के बाहर फर्श पर बैठी कांप रही थी। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्हें देखकर विशाल जी का सीना सुन्न पड़ गया। पैर लड़खड़ाए और वे उनके पास दौड़े। रेशमा जी ने उनका हाथ पकड़ा। आवाज टूट रही थी, हमारी हमारी बच्ची विशाल। उसके आगे शब्द जैसे गले में ही अटक गए। उसी वक्त कमरे का दरवाजा चर से खुला। राजेश और राजवीर बाहर आए। उनके चेहरे पर वही निर्दयी ठंडापन था। विशाल जी का धैर्य टूट चुका था। वे गुस्से में राजवीर के कॉलर तक पहुंच गए।
क्या किया तुम लोगों ने? उनकी आवाज भर्रा गई। क्यों किया ये सब? मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? राजवीर ने उसके हाथ झटक दिए। आंखें लाल थीं, पर उनमें पछतावा नहीं, सिर्फ बदले की आग। तुम्हारी एक गलती ने मेरे भाई की जान ले ली, उसने धीमे पर कड़वे शब्दों में कहा। अब ये दर्द किसी को तो चुकाना था। आज वो तुम पर नहीं, तुम्हारी पूरी दुनिया पर टूटा है। फिर उसने जेब से कुछ कागज निकाले और विशाल जी के सामने फेंक दिए। इस पर साइन करो। विशाल जी चिल्लाए। अब और नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। राजवीर हंस दिया, एक ऐसी हंसी जिसने कमरे की हवा तक जला दी। अभी भी अकड़? सोच लो, तुम्हारी बेटी अभी भी अंदर है, और रमन जैसा आदमी, उसकी नजर खतरनाक हो उठी। वो किसी की नहीं सुनता जब तक उसका मन शांत ना हो जाए। विशाल जी का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उनके हाथ पांव कांप गए। कागज पर साइन करते वक्त कलम बार बार फिसल रही थी, पर मजबूरी किसी से कलम नहीं रुकने देती। साइन पूरा होते ही राजेश और राजवीर दोनों सोफे पर जा बैठे, जैसे घर उनका हो। अब इंतजार करो, राजेश बोला। वो जिद्दी है, काम पूरा होने पर ही बाहर आएगा। कुछ मिनटों बाद रमन बाहर आया, चेहरे पर थकी हुई पर अजीब सी संतुष्टि लिए। तीनों निकलने लगे। दरवाजे पर रुककर राजवीर ने आखिरी चोट मारी। पैसों का घमंड था ना? उसकी आवाज जहरीली थी। आज देख लिया, सब तुमसे छीन लिया। अब जाओ, अपनी बेटी को संभालो। घर में सिर्फ सन्नाटा रह गया। दीवारें जैसे रो रही थीं। रेशमा जी और विशाल जी कांपते कदमों से कमरे की ओर बढ़े। अंदर जाते ही रेशमा जी की चीख हलक में ही अटक गई। वे दौड़कर अपनी बेटी के पास पहुंची, उसे अपनी साड़ी से ढकने लगी, एक एक पल में टूटती हुई। विशाल जी ने एक नजर अंदर डाली, और अगले ही पल उनका चेहरा सख्त हो गया। आंखें भीग गईं, पर वे दूसरे रुख मुड़ गए, क्योंकि वो दिल से एक बात सह ही नहीं सकता था। रेशमा जी ने कांपती आवाज में अपनी बच्ची को सीने से लगाया। अनु बेटा, मैं यही हूँ, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना। लेकिन कमरे में सिर्फ टूटन थी, और चारों ओर फैली थी एक मासूम की चुप चीखें। कुछ मिनट बाद अनु को स्ट्रेचर पर लेकर डॉक्टर अंदर भागे। उसका इलाज तुरंत शुरू किया गया। कमरे के बाहर कॉरिडोर की ठंडी सफेद रोशनी में विशाल जी और रेशमा जी एक दूसरे से सटे बेंच पर बैठे थे, चुप, टूटे हुए, जैसे पूरे शरीर से सांस निकल चुकी हो। रात भर वे वहां बैठे रहे। डॉक्टर कभी अंदर जाते, कभी बाहर आते, पर जवाब हर बार वही, रोगी बहुत सदमे में है, हमें समय दीजिए। रेशमा जी की आंखें सूख चुकी थीं, और विशाल जी तो जैसे पत्थर बन गए थे। वह एक ही जगह देखते रहते, नजरें स्थिर, पर भीतर तूफान चलता हुआ। अगले दिन सुबह होते ही बाहर एक और बड़ा तूफान उठ गया। शहर में खबर फैल चुकी थी, विशाल शर्मा ने पब्लिक का पैसा जुआ में उड़ा दिया। पूरे बैंक के फंड गायब, लोगों की जमा पूंजी खतरे में। लोग चिल्ला रहे थे, गालियां दे रहे थे। कई तो ऑफिस और घर तक आ पहुंचे, चिल्लाते हुए, हमारा पैसा लौटाओ, चोर, धोखेबाज। विशाल जी बिल्कुल सुने थे। जिन लोगों को वे सालों से ईमानदारी से संभालते आए, वही आज उन्हें पत्थर मारने को तैयार थे। उधर पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया, अरेस्ट वारंट जारी किया गया। उसी वक्त कहीं दूर शहर के एक ऑफिस में खबर सुनकर कार्तिक के पापा बेचैन हो गए। वे बरसों से विशाल जी के परिवार को जानते थे। उन्होंने तुरंत वकील और कुछ भरोसेमंद लोगों को भेजा। उसी दिन शाम तक बेल मंजूर कराई गई, और जैसे तैसे पुलिस के सामने घटती आर्थिक स्थिति की कहानी बनाई गई। और फिर उनकी आधी अधूरी बची दो प्रॉपर्टी बेचकर लोगों के पैसे लौटाए गए। थोड़ा थोड़ा करके हल्का कम हुआ, लेकिन यह शहर अब उनके लिए सुरक्षित नहीं रहा था। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने कहा कि अनु मानसिक रूप से बिखर चुकी है। उसके लिए नया माहौल, नई जगह, और सबसे जरूरी दूरियां चाहिए थी। गहरा दर्द खाकर और मजबूरी में जीते हुए विशाल जी ने एक निर्णायक फैसला लिया। हम यहाँ से चले जा रहे हैं। कुछ भरोसेमंद लोगों की मदद से उनकी पहचान बदली गई, और वे चुपचाप इस शहर से निकलकर मुंबई आ गए। लेकिन अनु की पढ़ाई, उसके भविष्य का डर, आंखों में डर का साया, इन सबसे दूर रखने के लिए उसे विदेश भेज दिया गया। वहीं उसका ट्रीटमेंट, पढ़ाई, और धीरे धीरे दिल के घाव भरने की कोशिशें शुरू हुई। अब प्रेजेंट हॉस्पिटल का कमरा मशीनों की बीप में डूबा था। अर्जुन बेहोश, जिंदगी और मौत के बीच झूलता हुआ बाहर वेटिंग चेयर पर बरसा अपने कांपती बाहों में बान्या को थामे बैठी थी। उसका चेहरा सूजा हुआ, आंखें रो रो कर लाल। जिस सच से वह डरती थी, आज वह सच उसे वहीं खड़ा दिखाई दे रहा था। अर्जुन सब जान चुका था। उसी वक्त धीरे धीरे विजय जी
व्हील चेयर में आते हुए नजर आए। वर्षा ने आंसू पोंछते हुए फटी आवाज में पूछा, ये सब क्या है अंकल? अर्जुन को यह सब कैसे पता चला? हमें तो लगा था कि हम बस उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तीनों राक्षसों को खत्म करने के लिए, लेकिन यह तो कुछ और ही चल रहा था। हम ही अनजान थे। विजय जी हल्का सा मुस्कुराए, एक भारी दर्द भरी मुस्कान। तुम अनजान थी वर्षा, लेकिन हम नहीं। वर्षा की आंखें फैल गईं, उसकी सांस अटक गई। विजय जी ने आगे कहा, अर्जुन ने तुम्हें कई साल पहले ही ढूंढ लिया था। वर्षा का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। उसे जब तुम्हारे सच का पता चला, उस दिन अर्जुन का गुस्सा मैंने देखा था। विजय जी धीमी आवाज में बोले, वह उसी दिन उन्हें राजेश, रमन, राजवीर तीनों को खत्म कर देता, लेकिन मैंने उसे रोका, तुम्हारे लिए। वर्षा का गला सूख गया। अर्जुन चाहता था कि पहले तुम उठो। तुम्हारी हालत देखकर वह टूट गया था, लेकिन उसने फैसला किया कि पहले तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालना जरूरी है। वह चाहता था कि तुम डरने वाली लड़की नहीं, खुद लड़ने वाली औरत बनो। वह तुम्हारे पीछे से तुम्हारी राह साफ करता रहा। वर्षा रोते रोते सुनती रही, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक रही हो। फिर तुमको ट्रेन करने की जिम्मेदारी मैंने ली। मैंने तुम्हें मजबूत बनाया ताकि तुम सिर्फ रोने वाली नहीं, खड़े होकर सामना करने वाली बनो। दूसरी तरफ अर्जुन, विजय जी की आंखें भीग गईं। वह भी खुद को मजबूत करता गया, पैसा कमाया, इज्जत कमाई, अपना नाम बनाया। और जब तुम तैयार हुई, वह प्लान लेकर मेरे पास आया। अर्जुन ने उन तीनों के बीच जगह बनाई। राजेश, रमन और राजवीर के साथ दोस्ती, पार्टनरशिप, सब अर्जुन का प्लान था, ताकि वह अंदर से उनकी हर चाल को तोड़ सके। तुम्हें यहाँ बुलाने का मौका भी अर्जुन ने ही बनाया था। काव्या, जैन, पंकज, उन्हें भी अर्जुन ने ढूंढा, तुम्हारे आसपास रखा, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। वह हर वक्त तुम्हारे पीछे पीछे था, लेकिन कभी तुम्हें पता नहीं चलने दिया। तुम्हारे सामने तो उसने नफरत का नाटक किया, ताकि तुम मजबूती से खड़ी रहो। वर्षा एकटक सुन रही थी। उसका दिल धड़क भी रहा था और टूट भी रहा था। उसकी आंखों से फिर आंसू गिर पड़े, धीमे कांपते हुए। बस सिर्फ इतना फुसफुसा पाई, अर्जुन, ये सब मेरे लिए? विजय जी ने उसकी ओर देखते हुए धीरे से कहा, हाँ वर्षा, अर्जुन ने यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। कुछ देर बाद आईसीयू के बाहर वही बेचैनी भरा सन्नाटा था। भीतर डॉक्टर लगातार अर्जुन का इलाज कर रहे थे। वर्षा की हालत बिगड़ रही थी। आंसू रुक ही नहीं रहे थे, हाथ कांप रहे थे। विजय जी बार बार उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, पर उसका दिल तो जैसे वहीं आईसीयू के अंदर अटका पड़ा था। उसी समय दरवाजा ओपन करके कार्तिक बाहर आया। वर्षा उसे देखते ही रोने लगी। कार्तिक, अर्जुन, अर्जुन को कुछ हो जाएगा क्या? कार्तिक ने उसके कंधे पकड़कर धीरे से कहा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। डॉक्टरों से बात की है, अर्जुन लड़का नहीं शेर है, वो हारने वाला नहीं है। उसके शब्दों में इतनी मजबूती थी कि वर्षा के कांपते होंठ थोड़े थम गए। विजय जी भी हल्का सा सिर हिलाते हुए बोले, हाँ बेटी, कार्तिक सही कह रहा है, विश्वास रखो। वही कुर्सी पर बान्या छोटी सी बैठी थी, समझ तो कुछ नहीं रही थी, पर माहौल देखकर डर रही थी। उसने धीमे से वर्षा का दुपट्टा पकड़ा। मम्मी। वर्षा तुरंत उसके पास झुक गई, बान्या को सीने से लगा लिया। कुछ नहीं हुआ बेटा, पापा ठीक हो जाएंगे। कार्तिक झुककर बान्या के सिर पर हाथ फेरता है, और तुम्हारे पापा को तो तुम दोनों की मुस्कान चाहिए, वो मुस्कान मत खोने देना, हाँ। बान्या हल्का सा सिर हिलाती है। आंखें आंसू से भरी थी, पर फिर भी वह कोशिश करके मुस्कुराई, छोटी सी पर सच्ची मुस्कान। ठीक उसी पल आईसीयू का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। पेशेंट इज गेनिंग कॉन्शियसनेस। अर्जुन को होश आने लगा है। वर्षा जैसे जम गई। होश? कार्तिक सबसे पहले आगे बढ़ा। कैन बी सी हिम? डॉक्टर ने सिर हिलाया। एक एक करके मिल सकते हैं। वर्षा के कदम लड़खड़ाए, पर वह आगे बढ़ी। दरवाजे के अंदर गई तो देखा अर्जुन की आंखें आधी खुली थी। चेहरा कमजोर था पर जीवित, जागता हुआ। वर्षा की आंखें भर आईं। अर्जुन ने बहुत धीमे, टूटती आवाज में कहा, मान्या। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, और मुस्कुराती छोटी सी आवाज में बोली, पापा। अर्जुन की पलकों में फिर चमक आ गई। यह दृश्य देख कार्तिक और विजय जी बाहर खड़े होकर राहत की लंबी सांस लेते हैं। अगले कुछ दिनों में अर्जुन की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि अब खतरा टल चुका है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने के लिए 1 हफ्ता और अस्पताल में रहना जरूरी है। इस पूरे समय वर्षा उसके पास से एक पल को भी नहीं हटी। दवाइयाँ, खाना, नर्स को बुलाना, उसकी तकलीफ पर नजर रखना, सब कुछ वह खुद संभाल रही थी। विजय जी और कार्तिक भी रोज आ जाते,
पर असली हिम्मत तो वर्षा ही थी, पूरा भार अपने कंधों पर उठाए हुए। लेकिन अस्पताल का माहौल किसी भी बच्चे के लिए ठीक नहीं होता। अर्जुन को इससे चिंता होने लगी। एक शाम उसने धीमे से वर्षा की ओर देखा। वर्षा, कम से कम बान्या को घर ले जाओ। यहाँ रहना उसके लिए अच्छा नहीं है। तुम भी थोड़ा आराम कर लो, मैं संभल रहा हूँ। वर्षा ने बिना किसी बहस के सिर्फ उसकी आंखों में देखा। थकान थी, नींद थी, पर फैसला उसका अडिग था। अर्जुन, मेरी जगह यही है। तुम ठीक होने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसने बान्या को गोद में लिया, माथे पर चुम्बन दिया और कार्तिक से कहा, इसे घर ले जाओ, खाना खिलाना और रात में सुला देना। मैं थोड़ी देर में फिर वीडियो पर बात करवा दूंगी। कार्तिक ने सिर हिलाया। तुम बेफिक्र रहो, बान्या मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अगले ही दिन बान्या सुबह सुबह फिर भागकर अस्पताल पहुंच गई, नन्हे कदम पर जिद सबसे बड़ी, पापा। वर्षा ने उसे डांटा भी नहीं, बस हल्की मुस्कान के साथ उसे अर्जुन की बगल में बिठा दिया। और फिर यही दिनचर्या बन गई। सुबह से शाम तक बान्या अपने पापा के पास रहती और रात होते ही कार्तिक उसे घर ले जाता। वर्षा वहीं रहती, अर्जुन के सिराने। नेक्स्ट